तो नमस्कार सभी साथियों को। आज हम मिलने आए हैं बहुत ही दूर से 3-4 बार इनसे की कोशिश करी, संपर्क करा, लेकिन काफ़ी व्यस्तताओं के बाद आज फाइनली इन्होंने हमारे लिए समय निकाला और इनका परिचय तो मेरे हिसाब से आप सबको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम आपको बता देते हैं, ये है आदिवासी मांगीलाल ननामा जो अभी पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव 2023 में प्रतापगढ़ से विधानसभा प्रत्याशी रहे और बहुत ही करीब यानी 62-63 हज़ार लोगों के आज भी ये विधायक और बहुत ही करीब जाकर के सेकंड पोजीशन पे ये रहे। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सर नमस्कार। खूब खूब जोहार आपके चैनल को। धन्यवाद, आप पधारे। सबसे बढ़िया तो ये कि समय निकाल करके यहाँ तक आए, इसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। जोहार। तो सर सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, राजनीति और ये तो बात की बात है, लेकिन आपका बचपन कैसे निकला? आप कहाँ रहे और आपका एजुकेशन क्या? आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए। अब देखो, बचपन का तो अब आप अगर जानना चाहोगे तो काफी मतलब दुखमय है, दर्दमय है। अच्छा। क्योंकि हम लगभग जो भी है मेरा सेवना में ही सब कुछ हुआ है। अच्छा। मेरा जन्म है वो सेवना ही हुआ है और मेरे माता पिता एक बिल्कुल निचले तबके से, गरीब घर से हैं। अच्छा। और लगभग यूं कहें कि खाना पीना भी मतलब जो एक अरेंजमेंट होता है वो बड़ी मुश्किल से करना, मजदूरी पर ही आश्रित परिवार रहा है मेरा। और बचपन की जो मेरी पढ़ाई है, पहली से 8वीं तक की, वो पढ़ाई सेवना स्कूल में हुई है। 9th क्लास मेरी नागदी हुई है और 10th से लगा करके 12th तक मैं दलोट में पढ़ा हूँ, हायर सेकेंडरी स्कूल। और उसके बाद में जो कॉलेज एजुकेशन है वो मेरा प्रतापगढ़ में हुआ है। अच्छा, उसके बाद में कॉलेज एजुकेशन के बाद में कुछ ऐसी प्रोफेशनल डिग्रियां भी करी आपने? कॉलेज एजुकेशन के बाद में कंप्यूटर ओ लेवल के लिए मैं उदयपुर गया, उसके बाद में चित्तौड़, उसके बाद में वापस फिर मार्शल आर्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो मार्शल आर्ट किया बीच में। और उसमें आप ब्लैक बेल्ट में रहे मार्शल आर्ट हाँ, में? मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट रहा हूँ मैं। और उसके अलावा फिर 10 साल स्कूल चला है, प्राइवेट स्कूल चला है, कंप्यूटर सेंटर चलाया है। और लो अभी मेरा 3rd ईयर है। प्राइवेट स्कूल आपकी बात होल्ड रखना, प्राइवेट स्कूल आपने चलाया, आप कहाँ पे चलाया आपने? प्राइवेट स्कूल देखो, सालमगढ़ में चलाया। 2 स्कूल, 3 स्कूल रजिस्ट्रेशन किए थे हमने, तो उसमें 2 स्कूल सालमगढ़ में थे और एक नीनूर था। कैसे क्या उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? स्कूल का रिस्पॉन्स देखो, कैसे? स्कूल के अंदर काफी शुरुआत से लेकर के आखिरी तक काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। और वहां पर जो इतने भी बालक बालिकाएं पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर है सभी। तो आपने एजुकेशन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का करा, उसके बाद में फिर आपने स्कूल चलाई, कंप्यूटर सेंटर भी चलाए। उसके बाद में इतना सब कुछ शिक्षा विभाग में इतने सारी सेवाएं दी आपने और अच्छा मेरे हिसाब से वो स्कूलों का जो मैनेजमेंट आप कर रहे थे अच्छा था और वो प्रोफेशनल तरीके से भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो फिर राजनीति में इंटरेस्ट कहाँ से आया? देखो, राजनीति में इंटरेस्ट तो क्या है, जब स्कूल चला रहे थे उस समय में अपना सामाजिक जनजागरण निरंतर अपन शुरू से सामाजिक जनजागरण स्कूल समय में भी करते ही आ रहे थे। जब स्कूल चल रहा था उस समय भी अपन सामाजिक जनजागरण को वरीयता देते थे कि भाई हमारे साथ में इस तरह का भेदभाव वाली जो नीतियां है अलग अलग जगह होती है। जो पैसे वाला होता है उसका काम फटाक से हो जाता है और जो गरीब होता है, निचले तबके का होता है, कपड़े देख करके उसको बाहर से भगा दिया जाता है। ऐसा ऑफिसों में होता मैं देखता था। तो इसको लेकर के लोगों के बीच में बार बार मैं जन जागरण करता रहता था कि भाई हमको जागना चाहिए। हर चीज में हमको जो जहां पर भी भेदभाव हो रहा है वहां पर आवाज खुल करके उठानी चाहिए। तो इस तरह का जन जागरण करते करते एकदम से एक हादसा हुआ साक्चली के अंदर। कुछ लड़के थे, ऐसे ना समझ कहें या फिर बदमाश कहें, कुछ भी कहें। तो उन्होंने क्या है कि एक भाट बमरिया के एक बालिका थी, उनके साथ में गलत किया था। तो उसको लेकर के मैं वहां पहुंचा तो फिर मेरी पूरी लाइफ एकदम से चेंज सी हो गई। मैं वहां गया और वहां जाकर के उनके लिए आवाज उठाई। तो जो पुलिस प्रशासन था वो उस समय का सालमगढ़ के अंदर, तो उन्होंने क्या है कि जो सामने जो पूंजीपति पैसे वाले लोग थे उनकी पैरवी करी
और उनसे पैसे लेकर के उनके घर परिवार पर बकरे खाना, कुकड़े खाना, इस तरह से पार्टियां करना चल रहा था। अच्छा। तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसमें 15-17 दिन की हमने मोहलत दी और बड़ी सभा भी हुई। उस बड़ी सभा में हमारा ये हुआ था कि भाई हमारी जो मांग है, हमारे साथ में जो भेदभाव हो रहा है, उसको जायज तरह से उठा रहे हैं और पुलिस हमारे साथ में किसी भी तरह का भेदभावपूर्ण जो नीति का रवैया अपना रही, वो रवैया नहीं अपनाया और निष्पक्ष न्याय करे। लेकिन पुलिस ने इस तरह से नहीं किया और उसमें आक्रोशित लोगों ने आकर के थाने में तोड़-फोड़ कर दी। अब उसमें कहीं न कहीं साथ में रह करके हम एक गाइड कर रहे थे उस हिसाब से पुलिस प्रशासन की निगाह में मैं एक नेतृत्वकर्ता हो गया और मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई और वहां से मेरा जो स्कूल था वो स्कूल में छूट गया और पूरी तरह से सामाजिक संवैधानिक जन जागरण में मुझे भागीदारी निभानी पड़ी और क्योंकि उसमें मुकदमे दर्ज हुए थे तो मैं नहीं चाहता था कि स्कूल में मेरी वजह से स्कूल में कोई आंच आए। हाँ, तो उस मुकदमे की वजह से तो स्कूल में आपने आना-जाना थोड़ा-सा कम ही कर दिया क्योंकि बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा वो सामाजिक एक प्रभाव पड़ा आपके ऊपर और वो समाज में कुछ गलत हो रहा था और वो आपकी राजनीति का टर्निंग पॉइंट अपन मान सकते हैं। नहीं, राजनीति का टर्निंग पॉइंट तो क्या वहां से अपन ने छोड़ा है, जैसे स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने के बाद में अपन कुल मिलाकर के बिल्कुल छोड़ ही दिया था मैंने स्कूल। वो जैसे ही वो कांड हुआ उसके बाद में स्कूल में आना जाना ही खत्म कर दिया क्योंकि बच्चों पर इफेक्ट गलत पड़े और उसके बाद से संवैधानिक जन जागरण दिन रात करके अपन ने जहां भी करना पड़ा, जैसे भी करना पड़ा, दिन रात लोगों को जगाने का ही काम किया और जगाते जगाते बांसवाड़ा गए, डूंगरपुर गए, हर जगह पूरे भील प्रदेश की जिम्मेदारी फिर बाद में मुझे मिली राष्ट्रीय संयोजक भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के रूप में। तो पूरे 4 राज्यों में अपना जन जागरण तेज गति से चलने लग गया था और सामाजिक रूप से ही अपन काम कर रहे थे। लेकिन इस सामाजिक जन जागरण के अंदर हमारा शुरू से एक चल रहा था कि हमारा कोई भी व्यक्ति जाजम से चुना जाए। तो प्रतापगढ़ के अंदर प्रतापगढ़ के जो कार्यकर्ता हैं उन सभी ने मिलकर के, प्रतापगढ़ की जनता ने मिलकर के मुझे ये जिम्मेदारी दी कि नहीं इस बार आपको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़े। जबकि मैंने बोला भाई मुझे सामाजिक, मेरे पास में आर्थिक सोर्स नहीं है, मैं आर्थिक में सक्षम नहीं हूँ और मेरे लिए ये बस की बात नहीं है। तो सभी ने मिलकर के कहा कि नहीं, आपको इस चीज में आना चाहिए, हमारे लिए आपने जन जागरण किया तो आप इस चीज में उतरो। यहाँ आकर के मेरा राजनीति में एंट्री हुई। बाकी उसके पहले तो मेरा एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में ही मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था। किंग मेकर में और वास्तव में आपको लोग बहुत मानते हैं, लेकिन स्टार्ट में जब से आपने एक तरह से यूं कहें कि इस क्षेत्र में सामाजिक जन जागरण को लाने वाले ही मांगू दादा हैं, तो क्या आपने स्टार्ट इस चीज को करा तो हर समाज में तो हर तरह के लोग रहते हैं और कोई अच्छी चीज आप करो तो विरोध शुरू से स्टार्ट हो जाता, तो किन किन लोगों ने विरोध किया सबसे पहले? देखो, शुरुआती दौर में बहुत सारे जो धर्म को मानने वाले कट्टरपंथी लोग थे क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा शुरुआती जो अटैक हुआ वो सब पाखंडवाद और मतलब धर्म के नाम पर ठगने वाली जो नीतियां थी उनके ऊपर ही सबसे बड़ा प्रहार हुआ। और उसमें देखो, अपने क्षेत्र के अंदर ईसाई मिशनरी के माध्यम से या आरएसएस के माध्यम से या अन्य किसी संत बाबाओं के नाम पर हमारे लोगों को एक धर्मांतरण करवाया जा रहा था। वो चीज हमारे समझ में आ गई कि हम आदिवासियों की एक अपने अलग रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति है और कहीं ना कहीं ये बाहरी आडंबर वाली, ढोंग धतुरों वाली जो चीजें हैं, इन चीजों की वजह से हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त हो रही है। तो उसको लेकर के शुरुआत में काफी गालियां मिलती थी, कहीं पर जोहार लिख देते थे, बहुत गालियां देते थे, कहीं पर हमको मारने पीटने के लिए भी दौड़ते थे, कहीं पर हमको बेइज्जत करते थे। लेकिन हमने ठान लिया था कि भाई ये संविधान के अंदर जो चीजें बाबा साहब अम्बेडकर जी और पूरी टीम के द्वारा, जयपाल जी मुंडा जी के द्वारा जो लिखी हुई है, कहीं ना कहीं गलत नहीं है और ये सही है। वो चीजें हमारे समझ में आई तो हमने ये खुल करके लोगों के बीच में बताया। और हमारा जो समुदाय है, पीछे देश आजादी के 77 साल बाद भी हमारा जो समुदाय है वो पिछड़ा होने का कारण हमको समझ में आया कि हमारे लोगों को धर्मों में बांट रखा, हमारे लोगों को संगठनों में बांट रखा, हमारे लोगों को पार्टियों में बांट रखा और हमारा एक जो बहुत बड़ा जैसे भील टेरिटरी का इलाका है उसको 4 भागों में बांट रखा। तो वो हमने लोगों के बीच में उजागर किया।
और और उसको लेकर के काफी लोगों का विरोध भी आया और हमको गालियां पड़ती थी शुरुआत में। उसके बाद भी आप टिके रहे। कई सारे लोगों ने कहा कि जैसे आपने कहा कि ईसाई मिशनरी वाले कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने उस समय में तत्कालीन समय में ये भी आरोप लगा कि इनको तो ईसाई मिशनरी वाले फिर और देशों से फंडिंग मिलती है। ईसाई मतलब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनको कोई सपोर्ट मिलता है और कुछ फंडिंग वगैरह भी मिलती है। तो ये अफ़वाह कहाँ तक सही थी सर? देखो ये सारी चीजें बहुत ही गलत है और एक जब एक आरएसएस का मतलब स्वयं सेवक निकलता है तो वो कितने समय जितना भी समय निकालना होता है वो बिल्कुल फील्ड में फील्ड के जो देख रेख करने वाले का स्वयं सेवक होते हैं उनके ऊपर होता है। मैं आरएसएस भी द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पता था किस तरह से हमको आगे काम करना है। लो और ये जो बातें थी ये सारी अफवाह वाली बातें। इतना सारा संघर्ष करा आपने, घर भी छोड़ दिया, 5 6 साल तक बाहर भी रहे, जहाँ तक मैंने आपके बारे में जाना। तो उस बीच घर परिवार का कुछ विरोध या फिर गाँव से अपने लोगों का कुछ विरोध, ऐसा कुछ झेलना पड़ा? देखो घर परिवार में पिताजी मेरा करते थे विरोध तो मैं उनको एक ही बात बोलता था कि भाई हमारे यहाँ पर घुट-घुट करके मरने से बढ़िया है कि हम जो ऐसे हमारी तरह हजारों परिवार के जो हजारों बच्चे घुट-घुट करके एक इंसान जिंदगी नहीं जानवर की जिंदगी जी रहे हैं तो क्यों ना हम सबके लिए एक आवाज बने, क्यों ना हम सबके लिए एक हौसला बने और एक आशा की किरण बने। ऐसे ये जो स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो रही है वो कहाँ से हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्यों ना ऐसे लीडर तैयार किए जाए जिसकी वजह से ये जो अन्याय अत्याचार शोषण और दबाने वाली जो नीतियां है वो बंद हो जाए। ये इसके लिए अपन ने जगह जगह लोगों को मोटिवेट किया और जगह जगह उसमें हम कामयाब भी हुए। स्कूल में थे तो भी वहां पर भी यही चीज थी, वहां पर भी मेरा गुस्सा इसी बात को लेकर के रहता था कि हमारे साथ में कोई भी न्याय करने वाला नहीं, हर जगह हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है और हम ठीक है हमको समय पर सही शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाई, सही समय पर सही चीजें जो हमको चाहिए थी वो नहीं उपलब्ध हो पाई, लेकिन आपको तो माता पिता मजदूरी कर करके भी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी आप नहीं पढ़ते हो तो वहां पर भी जी जान से अपन स्कूल में भी इसी वजह से काम करते थे। और उसके बाद में जब सामाजिक जन जागरण के अंदर, तो सामाजिक जन जागरण के अंदर भी अपन ने उसी चीज को लेकर के लोगों के बीच में एक जुनून पैदा करवाया और लोग बोलना सीखे, किसी भी ऑफिस में बिना डरे जाने लग गए और अपना जो हक अधिकार है उसको लेकर के आवाज करने लग गए। ये चीज हम कहीं ना कहीं कामयाब हुए, तो उसमें काफी खुशी मिलती थी और ज्यादा अच्छा करने को मन करता था। जो 10 जगह हमको बेइज्जती झेलने को मिलती थी तो 100 जगह हमको प्यार भी मिलता था, तो वो हमको आगे ले गया। हाँ, काफ़ी संघर्ष के बाद में इतने सारे लोग, मतलब आजकल के युवा जो पढ़ने लिखने वाले हैं, इस तरह की चीज़ें अगर करते समाज में, कहीं हॉस्टल में कहीं-कहीं कोई विरोध होता है तो वो आपको देख कर के इंस्पायर होकर वो वहाँ पे विरोध शुरू कर देते हैं। आपको एक आइडल मानने लगे हैं, आपको एक हीरो मानने लगे हैं। तो इतना संघर्ष के बाद में ये परिवर्तन आप जब देखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? देखो मेरी जिंदगी तो मैं तो अपने आप में सफल मानता हूँ, क्योंकि आज एक कलेक्टर भले उसने आर्थिक रूप से कितना ही सक्षम हो गया लेकिन वो इतना सम्मान इतनी इज्जत नहीं पा सका होगा। और एक अच्छा खासा पूंजीपति आदमी है, उसके पास में चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी हो लेकिन उसके पास में 2 जने बैठने वाले, 2 जने बात करने वाले नहीं है। इस तरह की कंडीशन मैंने मेरी आंखों नजर देखी और अपने पास में कुछ नहीं, अपन एक बिल्कुल रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं, वहां से निकले फिर भी आज हर जगह सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है और एक आइडियल मान करके अपने आवाज को बुलंद करते हुए देखते हैं, संविधान को सर्वोपरि मान करके अधिकारियों से बहस करते हुए दिखते हैं, तो बहुत काफी मन खुश हो जाता है और अपने आप में यही लगता है कि हमारी अपनी जिंदगी तो सफल हो गई है। अब आगे और जो प्रोग्रेस है हमारे समुदाय की वो हमारी आंखों से दिखे तो और अच्छा लगे, ऐसा लगता है। कई लोग ऐसे हैं जहाँ तक आपने अभी चुनाव था उसमें आप प्रत्याशी थे और वो भी आम लोगों की राय से मैंने ये सुना था कि आपका ये कहना था कि मुझे सामाजिक विंग में ही रहने दो, मुझे समाज का ही काम करने दो, मैं इस राजनीति में मुझे मत लाओ। फिर भी आपके ऊपर जबरदस्ती लोगों ने भरोसा करके आगे आपको किया और 62-63 हजार लोगों ने वोट दिया और उसमें कई सारे ऐसे लोग तो जो आपको जानते भी नहीं। तो ये फिर भी इतने सारे जो नहीं जानते उन लोगों को सपोर्ट किया, तो ये मतलब कुछ बहुत ही नजदीक जाकर के आप हार तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी एक ही व्यक्ति जीता है। तो इस हार का कारण किसको आप मानेंगे और ऐसा क्या कारण रहा?
देखो, ये जो हार का कारण है, हो सकता है लोगों को ये भरोसा नहीं हो कि पता नहीं ये कितने वोट लाएगा, कितने वोट नहीं लाएगा। और इस हार का जो कारण है, खैर मैं अपने आप को भी मानता हूँ, क्योंकि 1 महीने 10 सितंबर को हमारी पार्टी लॉन्च हुई थी और उससे पहले मैं सामाजिक रूप से काम कर रहा था। सभी कम्युनिटी के अंदर में गया नहीं था, केवल आदिवासी समुदाय के अंदर ही संवैधानिक जन जागरण कर रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे ये जिम्मेदारी मिली, तो 1 महीने के अंदर विधानसभा की जो अन्य कम्युनिटी थी उनके बीच में जा करके मेरा जो जुनून है वो मैं शायद बता नहीं पाया, मेरे अंदर के जो विचार है वो मैं बता नहीं पाया, मेरे अंदर की जो जानकारियां हैं उन तक नहीं पहुंचा पाया। इसकी वजह से लोग शायद भ्रमित हुए और उसकी वजह से हमको कहीं ना कहीं जो हार वाली बात है वो हार का सामना करना पड़ा। दूसरा सर, जैसे कार्यकर्ता आपके साथ में थे तो वो लोग कहीं न कहीं से डाइवर्ट हो गए और उसकी वजह से भी थोड़ा-सा ऐसा कुछ हुआ? देखो, हमारा जो अपना कार्यकर्ता था वो काफी अच्छी लगन और मेहनत के साथ में काम कर रहा था। हो सकता है कुछ लोग को उनकी कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी हुई होगी और कहीं हो गया होगा, हो सकता है उसकी वजह से। लेकिन मैं अपने आप में ये उन कार्यकर्ताओं के ऊपर दोष नहीं देना चाहता। मैं सीधा सर अपने आप में यही कहना चाहूंगा कि हम सभी कम्युनिटी के बीच में नहीं पहुंच पाए और सभी कम्युनिटी तक हमारे जो अपने जो उद्देश्य थे, हमारी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को पहुंचाने में सक्षम नहीं रहे। इसको मैं अपने हार का मूल कारण मानता हूं। और लोगों का एकदम से भ्रमित करने वाली जो कांग्रेस बीजेपी की नीतियां हैं, उससे वो भ्रमित हो गए और वो सच्चाई तक पहुंच नहीं पाए। बहुत जल्द कांग्रेस से तो पूरी तरह से सच्चाई से वाकिफ हो ही चुके हैं और बीजेपी के शासनकाल अभी 1 महीना से ऊपर होने आया है। तो सभी देख ही रहे हैं अपने फील्ड के अंदर केवल गाड़ियां लेना देना, इधर उधर घूमना फिरना, वाह वाही लूटना, मालाएं पहनना, साफे बांध, यही चीजें चल रही है। बाकी विकास के नाम पर लोगों को धरातल पर किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों पर आज भी कहीं ध्यान नहीं जा रहा है वर्तमान सरकार का भी। तो आगे की रणनीति, जैसे अभी ये हो गया चुनाव, फिर अगला चुनाव जैसे लोकसभा का या पंचायती राज चुनाव, उसके लिए आगे की रणनीति क्या है? देखो, मुझे सामाजिक जिम्मेदारी थी, तो सामाजिक रूप से काम कर रहा था। अब मुझे पूरी तरह से पॉलिटिक्स राजनेता बना ही दिया है, तो अब पूरा राजनीति में किस तरह से सफल अ, हो सकते हैं, उसी पर अब हम काम करेंगे। अन्य पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, हमारे देश को बर्बाद करने की नीतियां कांग्रेस और बीजेपी लेकर के चल रही है, तो उसको अभी लोकसभा चुनाव के माध्यम से हम आम जन तक और भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमारा लोकसभा चित्तौड़ पड़ता है, हमारी विधानसभा एक तरफ पड़ती है। हम इतने लोगों तक विचारधारा पहुंचा पाए नहीं या नहीं पहुंचा पाए, लेकिन चित्तौड़गढ़ लोकसभा से हमारा कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर उतारेंगे। और लोगों के बीच में हमारा जो संवैधानिक जन जागरण है और संविधान के अंदर जो प्रावधान है, प्रत्येक कम्युनिटी, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक महिला पुरुष के लिए जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मतलब हर समाज, हर समुदाय के लिए आप खड़े रहेंगे और उनके लिए काम करेंगे। एक चीज़ सर, जैसे अभी उसके लिए आप काम करेंगे। दूसरा, राजनीति से हट के अभी एक और चीज़ चल रही है, आपको भी पता है, हसदेव अरण्य, जो वो वास्तव में बहुत भयावह चीज़ है और छत्तीसगढ़ का, वहाँ के आदिवासियों का ही नहीं, वहाँ के सब, क्योंकि पर्यावरण तो सबके लिए, उसमें तो कोई जाति समुदाय आता ही नहीं। तो वो क्यों सर, उसको उसके लिए हर समुदाय, हर आदमी क्यों खड़ा नहीं हो रहा? उसको बचाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? देखो, भारत आदिवासी पार्टी के अंदर हमने प्रकृति संरक्षण को लेकर के हमारा मूल उद्देश्य उसमें शामिल किया हुआ है हमने। और प्रकृति संरक्षण मानव जीवन ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितना भी जीव जगत है उन सबको बचाने के लिए ही हम आदिवासी परिवार के अंदर भी यही काम कर रहे थे। लेकिन आदिवासी परिवार के अंदर हमारा ये था कि जब आदिवासी बचेगा तो पूरा मानव जीवन बचेगा, तो ही प्रकृति संरक्षण हो पाएगा। इसको लेकर के हम काम कर रहे थे। अब जो राजनेता अपन पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं, तो पहले एक केवल आदिवासी समुदाय कहाँ गलतियां कर रहा है, उनको कैसे सुधारना है, उनके अंदर किस तरह से हमको एक जागरूकता पैदा करके अपने आप में स्वाभिमान पैदा करना है और उस प्रकृति संरक्षण करना है, मानव जीव जगत को बचाना है, इसको लेकर के हम काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही राजनीति के अंदर हम आ गए, तो अब जो हमारा दायरा है वो बड़ा है। हर जगह हमारी आवाज, प्रकृति को जहां पर भी नुकसान पहुंचता है, हमारी आवाज बुलंद रही है और रहेगी। अब जैसे अन्य कम्युनिटी की बात करें, तो अन्य कम्युनिटी का क्या है कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक पूंजीवाद की तरफ
उनका ध्यान जा रहा है। अच्छा। उनको ये नजर नहीं आ रहा कि हमारी आगामी आने वाली पीढ़ी कैसे बचेगी। शायद कोरोना ने उनको सिखाया भी था, लेकिन वो वापस भूल से गए हैं। वापस आज पूंजीपति जो लोग हैं, बस नेशनल कॉरिडोर के नाम पर बड़े बड़े रोड निकाल रहे हैं, अंधाधुंध जो जमीन, जिस प्रकृति का नुकसान नहीं करना चाहिए और जिन पेड़ पौधों का नुकसान नहीं करना चाहिए, जिनको बचाया जा सकता है, उसको भी नहीं बचा रहे हैं। और अंधाधुंध एक हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर विनाश की नीतियां चला रहे हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे सभी समुदाय को जरूर समझ में आएगी। कोरोना जैसी और भी बीमारियां आएगी, और कोरोना जैसी महामारी, देखो कोरोना के अंदर बहुत कुछ जो सीखा भी है, लेकिन आने वाले समय में भी ये लोग सीखेंगे। ऐसे में आशा करता हूँ अभी जो प्रकृति बचेगी तो पूरा मानव जीव जगत बचेगा। ये चीज शायद अन्य कम्युनिटी के अंदर कुछ लोगों को समझ में आई है, सभी लोगों को तो नहीं आई है। सभी को नहीं आई। सभी को नहीं आई, क्योंकि सभी को आ जाती तो वो सामूहिक एक आवाज बुलंद होती। लेकिन अभी कुछ लोग, एक दिन मैंने मेरे स्टेटस पर मैंने डाला कि प्रकृति को बचाने को लेकर के केवल आदिवासी समुदाय ही आता है, जबकि ऑक्सीजन के लिए सब ऑक्सीजन लेते हैं। तो उसमें बहुत सारे मुझसे जुड़े हुए जो भाई हैं, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपके साथ में हैं। कुछ लोगों के ही कमेंट आए उसमें। मैंने स्टेटस ही इसीलिए डाला था कि कितने लोग देखे इस चीज का समर्थन करते हैं, तो उसमें नाम मात्र के लोग ही उसके अंदर समर्थन आया लोगों को। हाँ, उनको लगता है कि आदिवासी मतलब जल जंगल जमीन, और उनको उनसे ये पर्यावरण संतुलन से, ग्लोबल वार्मिंग से कोई मतलब नहीं। अच्छा सर, एक और सवाल, ये बहुत सारे लोगों का या मेरा आप कहें कि आप जब भी जैसे स्टेज पर जाते हैं या फिर कहीं पे भी बोलते हैं, तो थोड़े से वहाँ अग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब आप में वो जो जोश आ जाता है, एक अलग लेवल का जोश आ जाता है, वो कहाँ से आता है, उसका क्या कारण? देखो सर, ऐसा है, अग्रेसिव वाला तो क्या कहें, जिसके ऊपर बीतती उसी को पता होता है कि वास्तव में कहाँ पर गलतियां हो रही है और कहाँ पर ये चीजें आज हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी वो नहीं निभा रहा है। जैसे मैं मानता हूँ, ये जो आप जो कह रहे हो, ये चीज मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक तो होता है मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने वाला भाषण, है ना। कई जगह जैसे मोदी जी का कहीं पर भी कुछ भी कर ही देते, अपन जानते ही हैं, फेंकने वाला काम। और एक होता है दिल की आवाज, जो दिल की आवाज होती है, जो जैसे जहां पर भी मैं जाता हूँ मुझे दर्द होता है कि आज इस प्रतापगढ़ की ही कंडीशन देख लो। देश का आजाद हुए 77 साल हो गए हैं, और आज भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर केवल डिलीवरी करवाने के लिए भी लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। लोगों को वहां पर कई सारी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। रोडों के मामले में पूरे प्रतापगढ़ जिले के अंदर देख लो, हर जगह मतलब पता नहीं कितने ही सारे लोग मर गए। मेरे बचपन से लगा करके अब तक मैंने देखा है इन रोडों की ऐसी कैसी कंडीशन देखी है, कोई भी सुधार नहीं हुआ है। स्कूलों के अंदर देखो तो हमको जैसा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, वो एजुकेशन हमको मिला नहीं है। तो हर जगह बिजली विभाग के नाम पर देखो तो पहले बिजली हमारे कटती थी, तो अभी वही की वही स्थितियां आ गई है। रिश्वतखोरी का नाम देखो तो बस कहीं पर बिना दिए कोई, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कैसा भी, लेकिन वो अपना माध्यम निकाल ही लेते हैं। फिर भी लोग पता नहीं कैसे वो जो चुनाव के समय में आकर के वो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो जब मंच पर में आप जो कह रहे हो अग्रेसिव होने का, वो ऐसा नहीं है। वहां पर जाने के बाद में जो वो चीजें मेरे आंखों के सामने वो चीजें गुजरने लग जाती, जब इतना हमारे साथ में अन्याय, शोषण, अत्याचार हो रहा है, दबावपूर्ण नीति चलाई जा रही है पूंजीपतियों के माध्यम से, तो हम फिर इतने निठल्ले ढीठ क्यों बन गए? आज किसी एक समुदाय विशेष, ठीक है, आदिवासियों के अंदर अशिक्षा होगी, उनके अंदर जागरूकता नहीं होगी, उनके अंदर बोलने की क्षमता नहीं होगी, लेकिन जैन समुदाय के अंदर तो वो आर्थिक रूप से सक्षम भी है, सारा सब कुछ है, लेकिन वो क्यों इस तरह से झेलता रहता है? राजपूत समुदाय वो क्यों झेलता है? इस वजह से वो सारी चीजें मुझे काफी एकदम से शरीर के अंदर जोश पैदा कर देती है। और वो उसको खैर जो बोलते हैं कि इस तरह से हो जाते हैं, ऐसा नहीं, वो जो वास्तव में हाँ, वो समाज के प्रति भाई इतना सब गलत आपके साथ हो रहा है, फिर भी जागने में आपको क्यों दिक्कत आ रही है? बिल्कुल यही चीज, तो वो अपने लोगों के प्रति, वो कह सकते हैं अपने लोगों के प्रति वो प्यार है ऐसा कि भाई सच्चाई तो कड़वी कहीं ना कहीं होती, तो आप उस तरह से बिल्कुल बेबाक आवाज, अंदर कुछ कचरा नहीं रख करके बोलते, तो वो तो ऐसी आवाज है। तो अभी सर एक और लास्ट सवाल आपसे, जैसे इतने सारे लोगों ने आपके ऊपर भरोसा भी किया है और वास्तव में लोग आपको बहुत चाहते भी, प्यार करते हैं, तो
आप उनके लिए अभी भी मतलब जिन्होंने भरोसा किया था अभी इस चुनाव में तो काम दूसरा भी करेंगे, लेकिन उनके हर मुद्दों पे आप खड़े रहेंगे अभी? देखो हर मुद्दों पर मुझे तो अभी तक लगा ही नहीं है कि मैं चुनाव लड़ा, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। क्योंकि निरंतर अपन काम कर ही रहे थे, रेगुलर काम कर रहे थे, जहां पर भी अन्याय, शोषण, अत्याचार, दबावपूर्ण वाली जो नीतियां चल रही थी उसके लिए आवाज उठा ही रहे थे। बस फर्क ये हुआ कि पहले केवल एक समुदाय, आदिवासी समुदाय विशेष के लिए काम चल रहा था। अभी इस क्षेत्र के अंदर जो भी मुझे बताएगा अपनी पीड़ा, तो अगर मुझसे वो आवाज बुलंद होकर के उनको न्याय मिल सकता है तो वहां पर मेरा खड़ा रहने का काम आज भी है, कर रहा हूं और करता रहूंगा। और संवैधानिक जन जागरण का जो काम है वो अनवरत जारी रहेगा। महापुरुषों की जो जीवनियां है उनको हम निरंतर लोगों के बीच में पहुंचाते रहेंगे। जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं उनके आदर्शों को हम लोगों के बीच में पहुंचाते रहेंगे और अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध जो आवाज बुलंद करने के लिए जो लोग खड़े करने हमको चाहिए वो करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जोहार सर। ये थे आदिवासी मांगीलाल ननामा जी। तो सर मेरे चैनल को भी, मेरे दर्शकों को भी और आपके जितने भी चाहने वाले हैं उनको भी हमारे बारे में भी कुछ बता दीजिए। देखो मैं तो सबसे बड़ा तो बहुत खुशी हुई कि आप इस तरह से कम जो लोगों के वास्तव में दुख दर्द है वो आम जन तक पहुंचा रहे हो, हमारा परिचय सभी जगह करवा रहे हो, बहुत मुझे अच्छा लगा। और धन्यवाद। आप इसको बस बरकरार रखिए, रेगुलर निरंतर चलते रहिए। आपके अंदर जो एक लोगों का दर्द निकालने की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को बरकरार रखें। और सभी भाई जो दर्शक भाई हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि भाई सज्जन कटारा जी जो हमारे इस मुहिम को लेकर के निकले हैं, तो उनका जो चैनल है आपको सर्च करके भी वो करना पड़े, सब्सक्राइब करना पड़े तो बिल्कुल बेधड़क करिए। सब्सक्राइब करने की कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। और रही बात अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की, तो दोस्तों के बीच में भी शेयर लपक के करिए, धमाके से करिए, ताकि हमारी जो आवाज है, इस क्षेत्र की आवाज है, इस क्षेत्र के अंदर जो दुखी वर्ग है, उन दुखी वर्ग की जो आवाज है, हमारे इस एरिया की जो आवाज है, वो विधानसभा और लोकसभा के अंदर जाकर के कम से कम गूंजे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो किसी भी माध्यम से गूंजे, कोई भी गूंजा, लेकिन वहां गूंजनी चाहिए ये चीज, क्योंकि बहुत हो गया, हमें 77 साल हो गए हमारे इस एरिया का सत्यानाश होते होते हम देख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में भी हमको बहुत काफी कुछ न्याय मिल सकता है। इसलिए भाइयों, मेरे जितने भी आप, चाहे मेरे फॉलोवर्स हैं, चाहे आदिवासी परिवार की विचारधारा को फॉलोवर्स हैं या संविधान के फॉलोवर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में चूके नहीं और आगे शेयर करने में चूके नहीं। बहुत अच्छा लगा आपको मिल करके। खूब खूब धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत, जय भीम।